चार धाम पर अब नहीं होगी बेतहाशा भीड़। तीर्थयात्रियों की दैनिक सीमा तय। बद्रीनाथ में प्रतिदिन 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्रियों को दी जाएगी अनुमति। उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण की तय करेगा किराया। ऑटो सहित रोडवेज का किराया समिति ने दोबारा भेजी रिपोर्ट। और कर्मचारियों को महंगाई से मिलेगी कुछ राहत। उत्तराखंड में डीए की फाइल तैयार, सिंह धामी की मजदूरी बाकी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। रुक करते हैं बुलेटिन का। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि चारधाम यात्रा 3 यमुनोत्री मंदिर का यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। चारधाम यात्रा पर अब बेतहाशा भीड़ नहीं लगेगी। प्रदेश की सरकार ने चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की दैनिक सीमा तय की है। बद्रीनाथ में प्रतिदिन 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्रियों की ये अनुमति दी गई है। ये व्यवस्था 45 दिनों के लिए गई है, जहां कोरोना महामारी शुरू होने के करीब 2 साल बाद चारधाम यात्रा को लेकर लोगों के बीच भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस बार भारी संख्या में लोगों के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में पहुंचने की संभावना है। आगामी 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए, 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, पर इस बार जो यात्रा है उसको लेकर प्रदेश सरकार भी फुल एक्टिव मोड में है। तैयारियां की जा रही हैं। खास तैयारी ये है कि अब की बार चारधाम यात्रा, चाहे वो गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया या यमुनोत्री हो गया, यहाँ पर जो संख्या है पर्यटकों की, जो श्रद्धालु है, उनकी संख्या तय कर दी गई है। बद्रीनाथ की बात करें तो यहाँ पर प्रतिदिन केवल 15,000 यात्रियों को ही परमिशन होगी। केदारनाथ की बात करें तो यहाँ पर 12,000, गंगोत्री की बात करें तो यहाँ पर 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी। तो प्रदेश सरकार ने कोरोना के मामले को लेकर ये फैसला लिया है, क्योंकि इससे पहले ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जानकारी देंगे। धीरेन्द्र, हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा का समय नजदीक है। 3 मई से यात्रा शुरुआत हो रही है और इस बीच यात्रा को लेकर, तीर्थयात्रियों को लेकर ये फैसला लिया गया है और जो संख्या है यात्रियों की वो तय की गई है। हाँ बिल्कुल पूजा, देखिए मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है, कोविड के बाद पहली बार जो है इतनी फ्री चलेगी, एक तरह से मुफ्त तरीके से ये यात्रा चलेगी। सरकार को इसका अंदाजा है और सरकार कई बैठकों में तय कर चुकी है कि किस तरह से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत सत्कार किया जाएगा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और बहुत बार क्या होता है कि चारों धामों में बड़ी संख्या में यात्रियों के आ जाने से न केवल जाम की स्थिति बनती है, बल्कि उनको रहने के लिए अच्छे हॉस्टल, लॉज, होटल नहीं मिलते, धर्मशालाएं नहीं मिलती और कई तरह की समस्याएं होती है। मंदिर में दर्शन करने में भी उनको कई तरह की समस्याएं आती है और एक उत्तराखंड की खराब छवि लेकर के वो वापस लौटते हैं। तो इस बार सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा है, इसीलिए चारों धामों में यात्रियों की संख्या भी तय कर दी है कि केदारनाथ में 15,000, बद्रीनाथ में उससे कम और सबसे कम 4,000 लोग यमुनोत्री में। तो एक तरह से 4,000 से शुरू होकर 15,000 तक चारों धामों में जो यात्री हैं वो प्रतिदिन आएंगे। उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि कोविड की जो अभी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और सीमाओं पे जांच की बात थी, उसमें बहुत भ्रम की स्थिति बन रही थी, सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है। सरकार के अगले आदेश तक कोई भी जांच नहीं होगी या न कोई वैक्सीनेशन का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगेगा। तो एक तरह से जो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से हम लोगों को बताया गया है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि चारों धामों में प्रतिदिन की जो यात्रियों की संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है। देखिए धीरेन्द्र, निर्धारित तो की गई है यात्रियों की संख्या। सवाल ये है कि जिन यात्रियों ने पहले से ही बुकिंग कर ली है वो संख्या बढ़ भी सकती है। तो क्या यहाँ पर सरकार की रणनीति है, क्या कुछ प्लानिंग है? क्या जो लोग पहले से करवा चुके हैं बुकिंग, अब उन्हें टाला जाएगा? क्योंकि समय उनके लिए भी कीमती है। उनको पूजा, मैं बता रहा हूँ आपको, उनको टाला नहीं जाएगा। उनकी जो बुकिंग है वो प्रॉपर रहेगी और वो आएंगे तो उनको
चार धामों के आसपास कहीं रुकना पड़ेगा और उनको रुकने की व्यवस्थाएं भी सरकार ने काफी अच्छी तरीके से की है। तमाम हॉस्टल, लॉज, धर्मशालाएं, होटलों को उन्होंने अपडेट किया है और उसके आसपास चिकित्सा सेवाएं उन्होंने इंस्टॉल की है और अन्य जो सुविधाएं होती हैं, ट्रैफिक प्लान बनाया है, बाकायदा बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे निर्धारित स्थानों पे रहेगी यात्रियों की मदद करने के लिए। और सवाल है यहाँ पर कि जिस तरह से चारधाम यात्रा का समय तो नजदीक है, 3 मई से शुरुआत हो रही है और शुरुआत होने से पहले ये बड़ा जो फैसला यात्रियों की सीमित संख्या को लेकर लिया गया है, इसका असर राजस्व पर, यात्रा पर सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक, क्या लगता है? बिल्कुल पूजा, देखिए यह जो यात्री संख्या है, आपने देखा होगा कोरोना काल में जब चारों धामों की यात्राएं शुरू हुई थी तो प्रतिबंधों के साथ ही और उस समय भी यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी कि इससे अधिक यात्री नहीं जा सकते। हालांकि वो संख्या बहुत कम थी, प्रतिदिन 1,500 से 2,000 लोगों की ही अनुमति उस समय मिल पाई थी, लेकिन अब सामान्य दिनों में 4,000 से लेकर 15,000 तक अलग अलग धामों में जो संख्या निर्धारित की गई है, उससे राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा और लोग बहुत आराम से आएंगे, बिना भीड़ भाड़ के दर्शन करेंगे और उत्तराखंड की एक अच्छी छवि लेकर के जाएंगे। सरकार को इस बात का पूरा ध्यान है कि किसी को कोई असुविधा न हो, जिससे उसके राजस्व के साथ साथ राजस्व से भी ज्यादा अहमियत जो रखती है वो उत्तराखंड की छवि है, जो देश के दूर दराज इलाकों को लेकर कैसे यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है? जो अचानक से फैसला लिया गया चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या को लेकर, जो जिन लोगों ने बुकिंग करवा ली है, जो यात्री है, उनको कैसे जागरूक किया जा रहा है इस फैसले को लेकर सरकार? बिल्कुल पूजा, देखिए जैसे कि सरकार ने इस बार कंपलसरी किया है कि हर यात्री रजिस्ट्रेशन कराएगा उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पे, और उस रजिस्ट्रेशन में कई तरह की जानकारियां ली जाती है। इवन जीपीएस के माध्यम से उनको ट्रैक किया जाता है और शायद इसीलिए जो कोविड का टेस्ट और अन्य चीजों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। किसी को कोई लक्षण मिलेगा और उनको सरकार ट्रैक कर पाएगी कि वो कहाँ पे किस जगह है और उनको वहीं पे इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। आइसोलेशन की जरूरत होगी तो वो भी करेगी। तो एक तरह से देखिए संख्या तो सीमित कर दी गई है, पर यहाँ पर यात्रा को व्यापक तौर पर, व्यापक स्तर पर जनता के बीच पहुंचाना है ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि एक और हम देख रहे हैं कि कोरोना है, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी डर है कि लोगों के बीच भयावह की जो तस्वीर है, डर की जो तस्वीर है वो ना पहुंचे और लोग जो इस उत्साह है चारधाम यात्रा को अच्छे से कर सकें। चलिए धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में रोडवेज निजी बसों, विक्रम ऑटो, टैक्सी और तमाम जो चालक हैं उनको लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं कि बसों के साथ ही ट्रकों का किराया कितना होगा, ये राज्य परिवहन प्राधिकरण ही तय करेगा। फिलहाल पूर्व की बैठक में गठित हुई समिति ने दोबारा अपनी रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय को भेज दी है। वहीं आरटीओ देहरादून की अध्यक्षता में किराया बढ़ोतरी को एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी थी, जिसके आधार पर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक भी हुई थी। रिपोर्ट में कई खामियां मानते हुए किराए पर फैसला नहीं हुआ था। दोबारा आरटीओ दून की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, जिसने दोबारा किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। वहीं इसमें रोडवेज बसों, निजी बसों सहित सभी यात्री वाहनों के किराए में करीब 40% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। आरटीओ देहरादून प्रशासन दिनेश चंद्र पठोई का कहना है कि डीजल के दामों के साथ ही वाहनों के पार्ट्स, टायर, मेंटेनेंस की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संचित शर्मा जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। संचित, हम देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर बड़ी बातें कही जा रही, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा हुआ है, इसको लेकर के जो बस संचालक है या कहें कि जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं, उन्होंने इस चीज की मांग उठाई है कि जो उनके किराया दर है उसको बढ़ाया जाए। तो इसको लेकर के जो बसों का किराया है, उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने एक मांग रखी है कि जो बसों का किराया है उसको बढ़ाया जाए और उसको परिवहन विभाग को भेज दिया गया है। तो लगातार इसके ऊपर रिपोर्ट गई है, अभी देखते हैं कि इस पे क्या फैसला लेती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे जो लोकल ट्रैवलर्स हैं या कहीं की जो लोग अपने कन्वेंस से नहीं बल्कि जो सरकारी सर्विस है या कहीं की प्राइवेट बसेस से जो ट्रैवल करते हैं, उनके जब रेट में इजाफा होगा तो निश्चित तौर पर उनकी जेब पे भारी असर पड़ेगा और इसका विरोध भी होगा और निश्चित तौर पे इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। तो सरकार इसी पैमाने पे विचार विमर्श कर रही है कि किस तरीके से इन सब चीजों पे
नियंत्रण पाया जाए। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक कहें कि इलेक्ट्रिक चीजों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो वो भी कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक जो बसें हैं या इलेक्ट्रिक जो संसाधन है उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि जो किराया दर है वो कम रहे। जी, तो ये जो निजी बस हैं या ऑटो चालक हैं, क्या इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो किराएदार वाले हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पे इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कहें कि निश्चित तौर पे जो तेल का खर्चा है वो उनका निकल नहीं पा रहा है, और जो किराया दर है वो जब बढ़ेगा तभी उनका कहीं ना कहीं मुनाफा होगा, तो वो तो इस पक्ष में है। लेकिन अगर बात करें ट्रैवलर्स की, या कहें कि जो लोग डेली ट्रैवलिंग करते हैं, उन लोगों का मानना है कि पेट्रोल दर ना बढ़ाई जा करके इलेक्ट्रिक थोड़ा किया जाए, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए और जिससे संसाधनों की कमी नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर उससे जो रेट है वो बढ़ेगा नहीं और उनकी जेब पर भी भारी भार नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह से विरोध भी किया जा रहा है, ऑटो चालक हो गए या तमाम जो चालक हो गए, क्या लगता है कि इसको और इसके खिलाफ प्रदर्शन किए जाने की भी तैयारी है? नहीं, देखिए, अभी तक कोई ऐसी खबर सामने निकल के नहीं आ रही कि कोई प्रदर्शन वगैरह किया जाएगा, लेकिन हाँ, अगर रेटों में बढ़ावा किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो लोग हैं वो उसका प्रदर्शन जरूर करेंगे, और रेट अगर नहीं बढ़ाए गए तो जो ऑटो चालक हैं या कहीं की जो बस संचालन वाले हैं वो निश्चित तौर पे इसका विरोध करेंगे और वो धरना प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं। चलिए संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के से कुछ राहत मिल सकती है। वित्त विभाग ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल तैयार कर दी है। वहीं प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दे दी जाएगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक आदेश जारी हो सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मार्च में 1 जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लागू कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर भी डीए को लेकर प्रस्ताव तैयार हो गया। बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे कर्मचारी भी डीए से कुछ राहत मिलने की उम्मीद बांधे हुए हैं। वहीं वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक डीए का आदेश अब तक जारी हो जाता, लेकिन वित्त विभाग में सचिव वित्त को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। हाल ही में तबादला आदेश में सचिव वित्त की जिम्मेदारी भी तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक डीए की फाइल वित्त विभाग से होते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच गई है। उनका अनुमोदन प्राप्त होते ही डीए के आदेश जारी हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग फोन लाइन पर जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। धनराज, क्या लगता है महंगाई को लेकर जो ये फैसला है, और क्या उससे जो कर्मचारी हैं उनको वाकई में राहत मिल सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि जो महंगाई भत्ता है वो कहीं न कहीं बढ़ाने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि अभी फाइल बन चुकी है, लेकिन अभी स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनको 3% भत्ता, महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात की जा रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी फाइल तैयार हो चुकी है और जल्द ही इस पर निर्णय लेना है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साइन होने बाकी हैं और जल्द ही इस पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से देखें कि लगातार महंगाई जरूर बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। जी, क्या लगता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस फैसले को मंजूरी दे देंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बारे में सोचते रहते हैं और कर्मचारियों के लिए लगातार योजनाएं भी बनाते हैं, तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि जो वित्त मंत्रालय की तरफ से फाइल तैयार की गई है उस पर जल्दी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जरूर मंजूरी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को जो राहत देने वाली बात है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती हुई जा रही है और इससे कर्मचारियों को राहत मिलना अति आवश्यक है। जी धनराज, जिस तरह से फैसले की बात कही जा रही, कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, यदि कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है, अगर इस फैसले पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी मोहर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको राहत जरूर मिलेगी और वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम करते हुए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक तरीके से स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने उनके लिए बारे में सोचा है और 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात जो निकलकर सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, तो उसके लिए वो धन्यवाद। धनराज, कौन से कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी के विभाग हैं, सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और ये पहला कदम होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि जो कर्मचारियों को इस तरह का भत्ता दिया जाएगा। चलिए धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। जनरल MM नरवणे के रिटायर होते ही भारतीय सेना की कमान जनरल मनोज पांडे के हाथों में आ गई है। शनिवार को जनरल नरवणे ने खुद जनरल मनोज पांडे को 12 लाख सैनिकों वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज की कमान सौंपी। जनरल मनोज पांडे आज से पूरी सैन्य परंपरा के तहत अपना पूरा चार्ज संभालेंगे। जनरल मनोज पांडे ने आज सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद साउथ एवेन्यू और समर के इसके बाद साउथ ब्लॉक स्थित लॉन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो जनरल पांडे का सफरनामा ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जनरल पांडे NDA के 1982 बैच से पास आउट हैं। चीफ बनने वाले वो पहले इंजीनियर हैं, तो पहले वो इंजीनियर है। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर दी गई है क्योंकि MM नरवणे की जगह उन्होंने ली है। LOC में ऑपरेशन पराक्रम को लीड कर चुके हैं जनरल पांडे। तो 2001 में संसद हमले के बाद चलाया गया था। जनरल पांडे का सफरनामा आप तक पहुंचाने ग्राफिक्स के जरिए आतंकियों के ईस्टर्न कमांड में बतौर कमांडर और ब्रिगेडियर स्टाफ के पद पर भी वो काम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। माउंटेन डिवीजन में इंजीनियर ब्रिगेड के पद पर तैनात भी वो रह चुके हैं। तो जनरल पांडे का ये सफरनामा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर कई ऑपरेशन को वो अंजाम दे चुके हैं। तो काफी लंबा चौड़ा उनका ये एक्सपीरियंस रहा है। अंडमान निकोबार में बतौर कमांडर भी वो काम कर चुके हैं। तो जनरल पांडे का जो सफरनामा है वो आप तक पहुंचा रहे। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और इस बीच पद संभालते हुए मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसे मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मुझे इस बड़ी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति, सामर्थ्य और सद्बुद्धि दे जिससे कि मैं ये कार्य अच्छी तरह से पार कर सकूं। आप जानते हैं हमारी इंडियन आर्मी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया है। उसी प्रकार स्थल सेना का देश निर्माण या नेशन बिल्डिंग में भी उतना ही अच्छा योगदान रहा है। आपके माध्यम से मैं देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता इन तीनों मूल्यों पर पूरी तरह या पूर्णतया प्रतिबद्ध है। आप जानते हैं विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रही है जिसके फलस्वरूप हमारे आगे कई चुनौतियां हैं। हर संभव चुनौती का सही मायने में सामना करना हमारी स्थल सेना का काम है। हमारी स्थल सेना बाकी सिस्टर सर्विसेज के साथ पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे प्रीडिसेसर्स ने जो अच्छा काम किया है उसको मैं आगे बढ़ाऊं और खास करके आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अहम लक्ष्य प्राप्त करूं। जहां तक हमारे बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों का सवाल है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उनका हित और कल्याण
मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। साथ ही में हमारे भूतपूर्व सैनिक और वीर नारी, उनका वेलबींग को ध्यान रखना भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं कहूंगा कि इंडियन आर्मी के किसी भी ऑफिसर के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज आर्म एंड सर्विस, मैं समझता हूं एक ये बड़े सम्मान की बात है कि उसे सेना का नेतृत्व करने का मौका या संधि मिली है। जहां तक मेरा सवाल है, कोर ऑफ इंजीनियर्स या दूसरे कोई आर्म सर्विस का, उसका उतना मायने नहीं रखता है। बट मैं आपको इतना बताना चाहता हूं या दोहराना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी में सभी आर्म्स एंड सर्विसेज के ऑफिसर्स को अपने करियर प्रोग्रेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी या समान संधि मिलती है। साथ ही में एट द सीनियर लीडरशिप पोजीशंस, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के भरूच जिले के चादेलिया गांव में एक जनसभा में पहुंचे। यहां अरविंद केजरीवाल ने आदिवासी संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी रहते हैं। सबको मेरा प्रणाम। 6.5 करोड़ गुजरातियों को इस मंच से मेरा प्रणाम। वहीं आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुजरात के अंदर बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। गुजरात के अंदर दीवारें टूटी पड़ी हैं, जंग लगे पड़े हैं, टीचर हैं नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7-7, 8-8 क्लासों का स्कूल है और एक ही टीचर है, और कई स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं है। कितने लाख बच्चों का भविष्य खराब है। लेकिन ये बदल सकता है। हमने दिल्ली में बदल के दिखाया है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पहले टीचर आते नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, सरकारी स्कूल टूटे पड़े थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, बच्चे आते नहीं थे। गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। और आज 7 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं। इतने अच्छे बन गए, इस साल 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा। 4 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े डॉक्टर, अफसर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अब एक ही डेस्क पे, सरकारी स्कूल में एक ही बेंच पे जज का बच्चा, अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था जो 75 साल में पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। इस साल हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में 99.6% नतीजे आए हैं। 99.7% नतीजे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में 50% आते हैं, 60%, 40%, दिल्ली में 99%। इतने शानदार स्कूल हैं। और अभी मैं देख रहा हूं, जब मेरा ऐलान हुआ कि मैं यहां आने वाला हूं, ये बीजेपी व्हाट्सएप के ऊपर बीजेपी वाले चला रहे हैं, केजरीवाल के स्कूल खराब हैं, केजरीवाल के स्कूल खराब हैं, केजरीवाल के। छोटू भाई वसावा जी और महेश भाई वसावा जी दिल्ली आए थे अभी थोड़े दिन पहले। हम इनको स्कूल दिखाने के लिए ले गए। छोटू भाई जी पसंद आए कि नहीं आए स्कूल? महेश भाई पसंद आए कि नहीं आए? छोटू भाई, महेश भाई हमारे स्कूल देख के आए, हमारे अस्पताल देख के आए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देख के आए, इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा केजरीवाल जी अब गुजरात में भी ऐसे स्कूल अस्पताल बनने चाहिए। मैं
आज इस मंच के माध्यम से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को भी आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे स्कूल देखिए, आइए हमारे अस्पताल देखिए, आइए हमारे स्कूल देखिए, ऐसे ही मत क्रिटिसाइज कीजिए। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 27 साल में इन्होंने सरकारी स्कूलों का ये हाल कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 5 साल अगर आप और इनको दे दोगे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत जिले के गांव नाहरा से अमृत सरोवर योजना की उन्होंने शुरुआत की। वहीं मजदूर दिवस के खास मौके को इस योजना के शुभारंभ किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव तहत शुरू हो रही इस योजना के जरिए राज्य के पोखरों का जीर्णोद्धार होगा। आज पहले चरण में हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के गांव मंडलाना, घाटासेर, धनोंदा और सतनाली से इस मिशन की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के उपलक्ष्य में आज मैं देश और दुनिया के सभी श्रमिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये जो काम जिसकी चर्चा आज की जा रही है, ये बहुत कोई सामान्य काम नहीं है। जल संरक्षण, जल का बचाव, ये आज की महती आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है कि जिसकी एक सीमा है। जल ऐसा विषय है जिसको बनाया नहीं जा सकता, जिसको बनावटी तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। ये जल ऐसी चीज है जिसका पृथ्वी के ऊपर सर्कुलेशन होता है, अर्थात वर्षा होती है, पहाड़ों पर बर्फ बन जाती है, पिघलती रहती है, नीचे आती है, मैदानों में भी वर्षा होती है। नीचे आने के बाद फिर वो यहाँ की वर्षा के साथ मिलकर या तो हमारे सिंचाई के काम आता है, या हमारे पीने के काम आता है, हमारे उद्योग के अंदर काम आता है, और कहीं कहीं जो हमारे तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, बावड़ियां होती हैं, झीलें होती हैं, इनके अंदर भी हम एकत्र करते हैं। जो अतिरिक्त फालतू जल होता है वो नदी नालों के माध्यम से भैया ठीक करो जरा, ये नदी नालों के माध्यम से और समुद्र में चला जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।